एक करोड़पति अपने बेटे की मंगेतर की परीक्षा लेने के लिए कचरा उठाने वाले का वेश बनाता है और उसने जो कहा वह सुनकर वह दंग रह गया। हमारी सभी भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्ष्मीनारायण परिवार के भव्य महल में 60 वर्षीय विवेक, एक गुप्त अरबपति, अपने अध्ययन कक्ष की दीवार पर लगे परिवार के चित्र को चिंतापूर्वक देख रहा था। उसकी आंखें अपने एकमात्र पुत्र आदित्य की छवि पर टिकी थीं, जो 28 वर्ष का एक सुंदर युवक था जिसने अपने पिता का सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व और पैनी नजर विरासत में पाई थी। विवेक ने गहरी सांस ली जब वह अपनी पसंदीदा व्हिस्की का एक घूंट लेता था। केवल एक सप्ताह पहले ही आदित्य ने उसे खबर दी थी वह शादी करने जा रहा था। होने वाली दुल्हन एक कथित दिव्या शर्मा, 25 वर्ष की एक प्रसिद्ध मॉडल और इन्फ्लुएंसर थी जिसने कुछ ही महीनों में आदित्य का दिल जीत लिया था। पिताजी, आदित्य ने उत्साह से चमकती आंखों के साथ कहा था, मैं चाहता हूं कि आप उससे मिलें। मुझे यकीन है कि आपको वह पसंद आएगी। विवेक अपने बेटे के उत्साह को साझा नहीं कर पा रहा था। अपने जीवन में उसने लोगों को उनकी बाहरी दिखावट से परे परखना सीखा था और आदित्य द्वारा दिव्या के बारे में किए गए वर्णन में कुछ ऐसा था जो उसे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर रहा था। क्या वह वास्तव में उसके बेटे के लिए सही महिला थी या वह केवल लक्ष्मीनारायण नाम और परिवार की संपत्ति की ओर आकर्षित एक और धन की लालची थी? सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ संकल्प, विवेक ने एक जोखिम भरी लेकिन प्रभावी योजना बनाई। वह औपचारिक परिचय से पहले दिव्या से मिलेगा, लेकिन उस शक्तिशाली व्यवसायी के रूप में नहीं जो वह था, बल्कि एक साधारण कर्मचारी के रूप में। केवल इस तरह से ही वह अपने बेटे की होने वाली पत्नी का वास्तविक चेहरा देख सकता था। अपने वफादार घर के प्रबंधक की मदद से विवेक ने नगर निगम की सफाई कंपनी की वर्दी प्राप्त की। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ने दी और अपने सफेद बालों को फीके धूसर रंग में रंग दिया। दर्पण के सामने वह लगभग खुद को पहचान नहीं पाया। सुरुचिपूर्ण अरबपति गायब हो गया था। उसकी जगह एक साधारण और थका हुआ दिखने वाला आदमी खड़ा था। अगला कदम दिव्या के साथ एक संयोगवश मुलाकात की व्यवस्था करना था। विवेक जानता था, युवती के सोशल मीडिया के माध्यम से, कि वह शहर के केंद्र में स्थित एक विशिष्ट रेस्तरां में अक्सर जाती थी। अपने संपर्कों को एक फोन कॉल करके उसने यह सुनिश्चित किया कि दिव्या के पास अगले दिन के लिए एक आरक्षण हो। उस रात जब वह महल के भोजन कक्ष में अकेले भोजन कर रहा था, विवेक अपनी योजना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। क्या वह सही कर रहा था? क्या अपने बेटे के फैसले पर भरोसा करना बेहतर नहीं होगा? लेकिन अपने दिल की गहराई में वह जानता था कि उसे यह करना था न केवल आदित्य के लिए, बल्कि लक्ष्मीनारायण के विरासत के लिए भी। शहर के दूसरे छोर पर समुद्र के दृश्य वाले एक आलीशान पेंट हाउस में दिव्या शर्मा सोने की तैयारी कर रही थी। अपने ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने वह ध्यान से अपने रात्रि क्रीम लगा रही थी, जबकि मानसिक रूप से अगले दिन के अपने कार्यक्रम की समीक्षा कर रही थी। सुबह एक फोटोशूट, उसके पसंदीदा रेस्तरां में दोपहर का भोजन और फिर एक शाम की खरीदारी। जीवन उस पर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें उसकी उंगली पर चमकती सगाई की अंगूठी पर टिक गईं। संतुष्टि की एक मुस्कान उसके होंठों पर खिंच गई। जल्द ही वह श्रीमती लक्ष्मीनारायण होगी और उसके धन और प्रसिद्धि के सभी सपने सच हो जाएंगे। आदित्य सुंदर और दयालु था, हाँ, लेकिन जिसने वास्तव में उसे जीत लिया था वह लक्ष्मीनारायण का व्यावसायिक साम्राज्य था। कल एक बड़ा दिन होगा, दिव्या ने मुरमुराया जब वह बिस्तर में घुसी। उसे अंदाजा नहीं था कि ये शब्द कितने सच साबित होंगे, न ही यह कि एक साधारण दोपहर का भोजन हमेशा के लिए उसके जीवन का मार्ग बदल देगा। अगली सुबह विवेक नर्वस और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ जागा। उसने सावधानी से कूड़े वाले की वर्दी पहनी और आखिरी बार अपने आप को आईने में देखा। जो व्यक्ति उसे वापस देख रहा था वह अपरिचित था, बिखरे बाल, अनदेखी दाढ़ी और चेहरे पर थकान का भाव। आपको शुभकामनाएं, साहब, उसके घर के प्रबंधक ने कहा जब उसने महल के पिछले दरवाजे को खोला। विवेक ने चुपचाप सिर हिलाया और इस अवसर के लिए किराए पर ली गई एक पुरानी कार में चढ़ गया। उसकी आमतौर पर चलाई जाने वाली लग्जरी बेंटले उसकी नई छवि के साथ बिल्कुल बेमेल होती। जब वह शहर के केंद्र की ओर जा रहा था, विवेक मानसिक रूप से योजना की समीक्षा कर रहा था। वह रेस्तरां में ठीक उस समय प्रवेश करेगा जब दिव्या दोपहर का भोजन कर रही होगी, काम की तलाश में होने का बहाना करते हुए।
उसका उद्देश्य उसके साथ पर्याप्त बातचीत करना था ताकि वह उसके वास्तविक चरित्र का न्याय कर सके। ठीक 1:30 बजे विवेक ने ला पेटिट शाटो रेस्तरां के सामने पार्क किया। सुंदर खिड़कियों के माध्यम से उसने दिव्या को खिड़की के पास एक मेज पर बैठे देखा। वह एक डिजाइनर ड्रेस पहने हुई थी और अंदर होने के बावजूद बड़े धूप के चश्मे पहने हुई थी। दिल की धड़कन तेज होने के साथ विवेक रेस्तरां में प्रवेश किया। मैट्रे डी ने उसे तिरस्कार से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बाहर निकाल सके, विवेक ने भारी आवाज में बोला, माफ कीजिए श्रीमान, मैं काम की तलाश में हूं। क्या मैं मालिक से बात कर सकता हूं? मैट्रे डी ने भौहें सिकोड़ी, स्पष्ट रूप से बाधा से परेशान होकर। श्रीमान, यह एक लग्जरी प्रतिष्ठान है। हम सड़क के लोगों को नौकरी नहीं देते। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तुरंत चले जाएं। विवेक ने देखा कि दिव्या ने अपने फोन से नजर उठाई थी और उत्सुकता से उन्हें देख रही थी। यह कार्रवाई का क्षण था। कृपया श्रीमान, उसने टूटी आवाज में जोर दिया। मुझे बस एक मौका चाहिए। मैं कोई भी काम करूंगा। मैट्रे डी सुरक्षा को बुलाने ही वाला था जब दिव्या ने हस्तक्षेप किया। यहां क्या हो रहा है? उसने अधिकारपूर्ण स्वर में पूछा। मैट्रे डी उसकी ओर मुड़ा, स्पष्ट रूप से असहज होकर। कुछ भी चिंता की बात नहीं है, मिस शर्मा। यह सज्जन जा ही रहे थे। दिव्या ने विवेक को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा और घृणा का मिश्रण था। क्या यह सच है कि आप नौकरी की तलाश में हैं? उसने सीधे पूछा। सिर झुकाए रखते हुए विवेक ने जवाब दिया, हाँ मिस। मैं महीनों से बेरोजगार हूं और मुझे एक परिवार का पालन पोषण करना है। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे दया का एक झलक दिव्या के चेहरे पर से गुजरा हो, लेकिन यह केवल एक क्षण था। उसका चेहरा कठोर हो गया और उसके होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। और आप सोचते हैं कि इस तरह की जगह आप जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी देगी? उसने तिरस्कार से कहा। अपने आप को देखिए। आपकी उपस्थिति दयनीय है। क्या आप नहीं जानते कि इस दुनिया में छवि ही सब कुछ है? विवेक को ऐसा लगा जैसे उसे एक थप्पड़ मारा गया हो। हालांकि वह जानता था कि वह एक भूमिका निभा रहा था। दिव्या के शब्द गहराई से चुभे। मैं बस ईमानदारी से काम करना चाहता हूं, विवेक ने मुरमुराया। दिव्या ने एक ठंडी हंसी छोड़ी। ईमानदारी? कैसा पुराना विचार है। सुनिए भले आदमी, मैं आपको एक सलाह दूंगी। विशिष्ट रेस्तरानों में सभ्य लोगों को परेशान करने के बजाय आप अपने स्तर के अनुरूप कुछ क्यों नहीं खोजते? मुझे यकीन है कि सड़कों पर कचरा उठाने के लिए हमेशा लोगों की जरूरत होती है। मैट्रे डी और आसपास के कुछ ग्राहकों ने दिव्या की क्रूर टिप्पणी पर हंसी। विवेक ने महसूस किया कि उसके रक्त में उबाल आ रहा था। कैसे उसका बेटा इतनी घृणास्पद महिला से प्यार कर सकता था? आपकी सलाह के लिए धन्यवाद मिस, विवेक ने गरिमा के साथ कहा। आपका दिन शुभ हो। बिना कुछ और कहे वह रेस्तरां से बाहर निकल गया। एक बार सड़क पर उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए। योजना उम्मीद से भी बेहतर काम कर गई थी, लेकिन परिणाम विनाशकारी था। दिव्या शर्मा ने अपना असली चेहरा दिखाया था और यह विवेक की कल्पना से भी बदतर था। जब वह वापस महल की ओर गाड़ी चला रहा था, विवेक लगातार सोच रहा था कि वह आदित्य को क्या पता चला है, यह कैसे बताएगा। क्या वह उस पर विश्वास करेगा या सोचेगा कि वह उसकी खुशी में दखल दे रहा है? जो विवेक नहीं जानता था वह यह था कि नियति ने एक और भी बड़ा आश्चर्य तैयार किया था। रेस्तरां में मुलाकात केवल एक श्रृंखला की शुरुआत थी जो न केवल आदित्य और दिव्या के प्यार को, बल्कि पूरे लक्ष्मीनारायण परिवार के मूल्यों और सिद्धांतों को भी परीक्षा में डालेगी। रेस्तरां में मुलाकात के बाद के दिन विवेक के लिए भावनात्मक रूप से उतार चढ़ाव भरे थे। एक तरफ वह अपने बेटे को ऐसी महिला से बचाने के लिए दृढ़ संकल्प था जो स्पष्ट रूप से उसके लायक नहीं थी। दूसरी तरफ वह डरता था कि सच्चाई का खुलासा करने से आदित्य हमेशा के लिए दूर हो सकता है। इस बीच आने वाले तूफान से अनजान आदित्य और दिव्या अपनी शादी की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे थे। युवा लक्ष्मीनारायण पहले से कहीं ज्यादा प्यार में था, अपनी मंगेतर की सुंदरता और कथित आकर्षण से अंधा होकर। एक दोपहर जब आदित्य कार्यालय में काम कर रहा था, दिव्या ने लक्ष्मीनारायण महल में एक अचानक यात्रा करने का फैसला किया।
वह जो जल्द ही उसका नया घर होने वाला था, उससे परिचित होना चाहती थी और साथ ही सेवा कर्मचारियों का पक्ष जीतना चाहती थी। जब वह भव्य संपत्ति पर पहुंची, दिव्या का स्वागत घर के प्रबंधक ने किया, जिन्होंने उसे मुख्य कक्ष में ले गया। युवती अपने चारों ओर के विलासिता से चकित हो गई। मूल कलाकृतियां, अनुपम फर्नीचर, क्रिस्टल के झाड़ फानूस, हर चीज धन और शक्ति का प्रतीक थी। क्या मैं आपको कुछ पीने के लिए ला सकता हूं, मिस शर्मा? घर के प्रबंधक ने शिष्टता से पूछा। दिव्या ने कृत्रिम विनम्रता के साथ मुस्कुराया। ओह, कृपया मुझे दिव्या कहें। मैं जल्द ही परिवार का हिस्सा बनने वाली हूं। और हाँ, मुझे एक ठंडी चाय बहुत पसंद आएगी। अगर कोई परेशानी न हो। घर का प्रबंधक सिर हिलाकर चला गया, दिव्या को कक्ष में अकेला छोड़ दिया। युवती ने कमरे का चक्कर लगाना शुरू किया, हर विवरण की प्रशंसा करते हुए और मानसिक रूप से हर वस्तु के मूल्य की गणना करते हुए। उसकी आंखों में बमुश्किल छिपाई गई लालच की चमक थी। उसी क्षण विवेक कक्ष में प्रवेश किया, अप्रत्याशित यात्रा से चौंक गया। दिव्या उसके कदमों की आवाज सुनकर मुड़ी और एक क्षण के लिए पहचान की एक झलक उसके चेहरे पर से गुजरी, लेकिन यह इतनी क्षणिक थी कि विवेक ने सोचा कि उसने इसे कल्पना की होगी। श्री लक्ष्मी नारायण, दिव्या ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। आपसे मिलकर अंततः खुशी हुई। विवेक ने तटस्थ रहते हुए युवती का हाथ मिलाया। खुशी मेरी है, दिव्या। आदित्य ने मुझसे आपके बारे में बहुत कुछ कहा है। मुझे आशा है कि केवल अच्छी बातें। दिव्या ने हंसी, कोकेटिश ढंग से अपनी पलकें झपकाते हुए। बिल्कुल, विवेक ने जवाब दिया, युवती के हर हाव भाव का अध्ययन करते हुए। मेरा बेटा आपसे पूरी तरह प्यार में है, दिव्या ने संतुष्टि से मुस्कुराया। और मैं उससे, श्री लक्ष्मी नारायण। आदित्य मेरे सपनों का आदमी है। विवेक ने दिव्या को परखने का फैसला किया। आकस्मिक स्वर में उसने टिप्पणी की, आप जानती हैं, दिव्या, मैं हमेशा से मानता आया हूं कि किसी व्यक्ति का चरित्र इस बात से प्रकट होता है कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कम भाग्यशाली लोग, उदाहरण के लिए। एक क्षण के लिए दिव्या की मुस्कान डगमगाई। ओह, बिल्कुल, उसने कहा, खुद को संभालते हुए। आप मुझे इसके बारे में और बता सकते हैं? दिव्या एक क्षण के लिए हिचकिचाती प्रतीत हुई, लेकिन फिर उसने कथित धर्मार्थ गतिविधियों के बारे में उत्साह से बात करना शुरू कर दिया जिनमें वह भाग लेती थी। विवेक ध्यान से सुन रहा था, उसके वर्णन में असंगतियों और ठोस विवरणों की कमी पर ध्यान देते हुए। जैसे जैसे दिव्या बोलती गई, विवेक रेस्तरां में कूड़े वाले के साथ उसके क्रूर व्यवहार को याद न कर सका। उसके शब्दों और कार्यों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अचानक घर का प्रबंधक दिव्या के लिए ठंडी चाय लेकर कक्ष में प्रवेश किया। उसे देखते ही युवती ने धर्म के बारे में अपना भाषण रोक दिया और एक अवमानना भरा स्वर अपनाया। आह, आखिरकार, उसने कहा। मैंने सोचा कि मुझे खुद रसोई में जाकर इसे लाना पड़ेगा। घर का प्रबंधक अविचलित, बिना किसी टिप्पणी के पेय परोसता रहा। विवेक ने इस दृश्य को मुश्किल से छिपाए गए घृणा के साथ देखा। दिव्या, विवेक ने कहा, एक बार जब घर का प्रबंधक चला गया, ईमानदार काम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप मानती हैं कि सभी पेशे सम्मान के योग्य हैं? सवाल ने दिव्या को परेशान कर दिया प्रतीत हुआ। ठीक है, मुझे लगता है, उसने कुछ असहजता के साथ जवाब दिया। हालांकि निश्चित रूप से कुछ नौकरियां दूसरों की तुलना में अधिक सम्मानजनक हैं, है ना? विवेक ने महसूस किया कि उसका धैर्य समाप्त हो रहा था। वह दिव्या का सामना करने ही वाला था जब मुख्य द्वार खुलने की आवाज ने उन्हें बाधित कर दिया। यह आदित्य था, जिसने घर जल्दी लौटने का फैसला किया था। पिताजी, दिव्या, युवक ने कक्ष में प्रवेश करते हुए उत्साह से कहा, स्पष्ट रूप से उन्हें एक साथ पाकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न। क्या शानदार आश्चर्य है! आप दोनों पहले से ही मिल रहे हैं। दिव्या सुंदरता से उठी और आदित्य को गले लगाने के लिए दौड़ी। मेरे प्यारे, उसने कहा, मैंने आपके पिता को एक आश्चर्य देना चाहा। हम काम और धर्म के बारे में एक रोचक बातचीत कर रहे थे। बहुत अच्छा, आदित्य ने प्रसन्नता से कहा। मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों अच्छी तरह से मिल रहे हैं। मुझे पता था कि आप उससे प्यार करेंगे, पिताजी, उसने विवेक की ओर मुड़कर कहा। विवेक ने एक मजबूर मुस्कान दी, अपने कंधों पर सच्चाई के बोझ को महसूस करते हुए। निश्चित रूप से, दिव्या अद्वितीय है,
उसने सावधानी से अपने शब्द चुनते हुए कहा। आदित्य, हवा में तनाव से अनजान, ने उस रात एक साथ डिनर करने का प्रस्ताव रखा। क्या आप दोनों को लगता है कि हम तीनों बाहर जा सकते हैं? हम शहर के केंद्र में उस नए इतालवी रेस्तरां में जा सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आएगा, प्यारे, दिव्या ने उत्साह से जवाब दिया। लेकिन पहले मुझे घर जाकर कपड़े बदलने होंगे। मैं इतनी शानदार जगह पर इन कपड़ों में नहीं जा सकती। विवेक ने दिव्या के पहने हुए महंगे डिजाइनर ड्रेस को देखा और एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी को दबाना पड़ा। इसके बजाय उसने कहा, बेशक, छवि बहुत महत्वपूर्ण है ना दिव्या? दिव्या ने स्वर को पकड़ लिया लेकिन अपनी परिपूर्ण मुस्कान बनाए रखी। बिल्कुल, श्री लक्ष्मीनारायण। जैसा कि मेरी दादी कहा करती थीं, उस नौकरी के लिए कपड़े पहनो जो आप चाहते हैं, न कि जो आपके पास है। दिलचस्प दर्शन, विवेक ने मुरमुराया। मुझे आश्चर्य है कि आपकी दादी उन लोगों के बारे में क्या सोचेंगी जो डिजाइनर कपड़े पहनने का खर्च नहीं उठा सकते। कमरे में एक असहज सन्नाटा छा गया। आदित्य, तनाव महसूस करते हुए, जल्दी से हस्तक्षेप किया। ठीक है, तो हम रात 8 बजे रेस्तरां में मिलते हैं। क्या यह ठीक है, पिताजी? विवेक ने सिर हिलाया, बाधा के लिए आभारी। दिव्या ने आदित्य के गाल पर एक चुंबन के साथ और विवेक की ओर एक शिष्ट इशारे के साथ विदा ली। जब दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, आदित्य चिंतित भाव से अपने पिता की ओर मुड़ा। पिताजी, सब कुछ ठीक है। आप दिव्या के साथ थोड़े दूर लग रहे हैं। विवेक ने गहरी सांस ली। क्या उसे अपने बेटे को यह बताना चाहिए जो उसने पता लगाया था, या दिव्या को एक और मौका देने के लिए इंतजार करना बेहतर होगा? बेटा, उसने शुरू किया, अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए, क्या तुम निश्चित हो कि तुम वास्तव में दिव्या को जानते हो? कि तुम उसके मूल्यों और जीवन के दृष्टिकोण को साझा करते हो? आदित्य ने भ्रमित होकर भौहें सिकोड़ी। बिल्कुल, पिताजी। दिव्या अद्भुत है। वह दयालु है, बुद्धिमान है, मजेदार है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? विवेक ने फैसला किया कि अभी पूरी सच्चाई का खुलासा करने का समय नहीं था। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि तुम खुश हो, बेटा। शादी एक बहुत बड़ा कदम है। मैं जानता हूं, पिताजी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और मैं आपकी चिंता के लिए आभारी हूं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दिव्या मेरे लिए एकदम सही महिला है। जब आदित्य डिनर के लिए कपड़े बदलने ऊपर चला गया, विवेक अपने विचारों में डूबा हुआ लाउंज में रह गया। वह कैसे अपने बेटे की आंखें खोल सकता था बिना एक नियंत्रणकारी और अविश्वासी पिता की तरह दिखे? इतालवी रेस्तरां में डिनर विवेक के लिए धैर्य की परीक्षा थी। उसने देखा कि कैसे दिव्या ने अपना पूरा आकर्षण प्रदर्शित किया, आदित्य के मजाक पर हंसती और कला और संस्कृति पर बुद्धिमान टिप्पणियां करती। लेकिन उसने यह भी देखा कि वह रेस्तरां के कर्मचारियों के साथ कैसे मुश्किल से छिपी हुई अवमानना के साथ व्यवहार करती थी, कैसे उसकी आंखें विलासिता की बात करते समय चमक उठती थीं, और कैसे वह हर बार बातचीत को मोड़ देती थी जब विवेक गहरे विषयों पर बात करने की कोशिश करता था। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, विवेक और भी अधिक आश्वस्त हो गया कि उसे कार्रवाई करने की जरूरत है। वह अपने बेटे को ऐसी महिला से शादी करने की गलती करने की अनुमति नहीं दे सकता था जो केवल उसके पैसे और सामाजिक स्थिति में रुचि रखती थी। जब वे आदित्य की कार में घर लौट रहे थे, दिव्या शादी के विवरणों के बारे में बड़बड़ा रही थी। विवेक ने एक फैसला लिया। वह लक्ष्मीनारायण महल में एक धर्मार्थ समारोह का आयोजन करेगा, कथित तौर पर एक नेक कारण के लिए धन जुटाने के लिए। यह दिव्या को एक बार फिर से परखने का एक आदर्श अवसर होगा, और शायद आदित्य को उसकी वास्तविक प्रकृति देखने का मौका मिलेगा। जो विवेक नहीं जानता था, वह यह था कि दिव्या भी अपनी योजनाएं बना रही थी। युवती ने रेस्तरां के कूड़े वाले को विवेक के रूप में पहचान लिया था, और हालांकि वह नहीं समझ पाई थी कि अरबपति ने छद्मवेश क्यों धारण किया था, वह जानती थी कि उसे सावधानी से काम करना होगा। वह लक्ष्मीनारायण की संपत्ति और उसके बीच कुछ भी आने की अनुमति नहीं दे सकती थी। उस रात जब आदित्य शांति से सो रहा था, दिव्या जागती रही, विवेक को अंतिम रूप से जीतने और लक्ष्मीनारायण परिवार में अपनी जगह सुरक्षित करने के लिए रणनीतियां बनाती रही। जो तीनों में से कोई नहीं जानता था, वह यह था कि नियति ने कुछ ऐसे आश्चर्य तैयार किए थे जो न केवल उनके संबंधों को, बल्कि उनके सबसे गहरे मूल्यों को भी परीक्षा में डालेंगे। अगले कुछ हफ्ते तैयारियों के भंवर में बीते।
विवेक ने लक्ष्मी नारायण महल में एक बड़े धर्मार्थ गाला का आयोजन करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी, कथित तौर पर शहर के एक वंचित क्षेत्र में एक नए सामुदायिक केंद्र के लिए धन जुटाने के लिए। वास्तव में यह समारोह दिव्या की वास्तविक प्रकृति को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया एक परिष्कृत परीक्षण था। आदित्य अपने पिता की पहल से उत्साहित पूरी तरह से आयोजन में डूब गया। दिव्या अपनी ओर से इस कार्यक्रम को उच्च समाज में चमकने और अपनी स्थिति को मजबूत करने का एक आदर्श अवसर के रूप में देखा। गाला की रात आ गई। लक्ष्मी नारायण महल सुंदर पुष्प सजावट और मंद प्रकाश से सजा हुआ चमक रहा था। मेहमान, समाज के सबसे चुनिंदा लोग अपने सर्वोत्तम परिधानों में पहुंचने लगे। दिव्या ने आदित्य की बाह में आकर प्रवेश किया, एक शानदार डिजाइनर ड्रेस पहने हुए जिसने सभी को दंग कर दिया। उसकी चमकदार मुस्कान और सुरुचिपूर्ण व्यक्तित्व ने उसे तुरंत ध्यान का केंद्र बना दिया। विवेक एक दोष रहित टक्सीडो पहने प्रत्याशा और चिंता के मिश्रण के साथ दृश्य का निरीक्षण कर रहा था। वह जानता था कि यह रात उसके परिवार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। जब मेहमान प्रारंभिक कॉकटेल का आनंद ले रहे थे, विवेक दिव्या और आदित्य के पास आया। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, प्रिय, उसने एक गणना की गई मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम मुझे कुछ विशेष मेहमानों का स्वागत करने में मदद करोगी? दिव्या ने उत्साह से सिर हिलाया। बिल्कुल, श्री लक्ष्मी नारायण। यह मेरा सौभाग्य होगा। विवेक ने दिव्या को अभी अभी पहुंचे लोगों के एक समूह की ओर ले जाया। युवती के आश्चर्य के लिए वे अरबपति और सेलिब्रिटी नहीं थे जिनकी उसने उम्मीद की थी, बल्कि साधारण कपड़े पहने हुए विनम्र लोगों का एक समूह था जो स्पष्ट रूप से विलासी माहौल में असहज थे। दिव्या, मैं तुम्हें आज रात के वास्तविक सम्मानित मेहमानों से मिलवाता हूं, विवेक ने कहा। ये उस इलाके के प्रतिनिधि हैं जहां हम सामुदायिक केंद्र का निर्माण करेंगे। दिव्या की मुस्कान एक क्षण के लिए डगमगाई, लेकिन वह जल्दी से संभल गई। ओह, कितना दिलचस्प, उसने कहा, अपनी असमंजस को छिपाने की कोशिश करते हुए। विवेक ने ध्यान से देखा कि दिव्या मेहमानों के साथ कैसे बातचीत करती है। उसने देखा कि कैसे उसकी शारीरिक भाषा बदल गई, कैसे उसकी मुस्कान जबरदस्ती हो गई और कैसे वह बातचीत को जितना संभव हो उतना छोटा कर रही थी। पूरी रात विवेक दिव्या को विभिन्न समूहों से मिलवाता रहा, धर्मार्थ संगठनों के स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि महल के कुछ रखरखाव कर्मचारी भी, जिन्हें उसने विशेष रूप से इस अवसर के लिए आमंत्रित किया था। आदित्य अन्य मेहमानों की देखभाल में व्यस्त अपनी मंगेतर की बढ़ती बेचैनी को नहीं देख पा रहा था, लेकिन विवेक कोई विवरण नहीं छोड़ रहा था। उसने देखा कि जब दिव्या को लगता था कि कोई देख नहीं रहा है, तो वह एक मजदूर से हाथ मिलाने के बाद चुपके से अपना हाथ रुमाल से साफ करती थी। उसने देखा कि वह कम धनी मेहमानों के जमा होने वाले क्षेत्रों से बचती थी, उन कुछ सेलिब्रिटीज की कंपनी को प्राथमिकता देती थी जो उपस्थित थे। शाम के मध्य में विवेक ने अंतिम प्रहार करने का फैसला किया। वह मुख्य हॉल में बने छोटे से मंच पर चढ़ गया और सभी का ध्यान आकर्षित किया। प्रिय मित्रों, उसने शुरुआत की, मैं आप सभी को आज रात यहां होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस गाला का उद्देश्य एक नए सामुदायिक केंद्र के लिए धन जुटाना है, लेकिन यह हमें याद दिलाने का भी एक अवसर है कि हम सभी एक ही समुदाय का हिस्सा हैं, चाहे हमारी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। उसने रुककर सीधे दिव्या को देखा, जो पहली पंक्ति में आदित्य के साथ खड़ी थी। इसलिए उसने जारी रखा, मैंने फैसला किया है कि आज रात जुटाए गए धन का आधा हिस्सा कम संसाधन वाले युवाओं के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम में जाएगा। और अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम में से प्रत्येक एक दिन उस इलाके में स्वयंसेवक के रूप में काम करे जहां केंद्र का निर्माण किया जाएगा। कमरे में आश्चर्य और स्वीकृति की एक लहर दौड़ गई। आदित्य अपने पिता पर गर्व से मुस्कुरा रहा था। दिव्या दूसरी ओर स्पष्ट रूप से पीली पड़ गई थी। दिव्या, प्रिय, विवेक ने सीधे उससे कहा, लक्ष्मी नारायण परिवार की भावी सदस्य के रूप में क्या तुम इस पहल के लिए प्रतिबद्ध होने वाली पहली व्यक्ति बनना चाहोगी? सभी आंखें दिव्या की ओर मुड़ गईं। युवती खुद को फंसा हुआ पाया। प्रस्ताव को अस्वीकार करने से वह एक स्वार्थी और सती व्यक्ति के रूप में दिखाई देगी। इसे स्वीकार करने का मतलब था कि उसे एक ऐसे अनुभव के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा जिसे वह अपमानजनक मानती थी। मैं बिल्कुल, उसने अंततः एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा।
इतने महान कारण में भाग लेना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। आदित्य ने उसे भावुक होकर गले लगा लिया, उसकी कथित उदारता से प्रभावित होकर। लेकिन विवेक दिव्या की आंखों में घबराहट देख सकता था। जाल बंद हो गया था। जैसे जैसे गाला जारी रहा, दिव्या ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया। एक बार अकेले होने पर उसने आईने में अपने आप को देखा, अपनी संयम वापस पाने की कोशिश कर रही थी। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि क्या हुआ था। वह इस स्थिति से कैसे निकलेगी बिना अपनी छवि को नुकसान पहुंचाए। जो दिव्या नहीं जानती थी वह यह था कि उसकी प्रतिक्रिया किसी और की नजर से नहीं बची थी। मारिया, लक्ष्मीनारायण महल की हाउसकीपिंग प्रमुख, ने पूरे दृश्य को रुचि से देखा था। महिला जो दशकों से परिवार के लिए काम कर रही थी, के पास आदित्य की मंगेतर के वास्तविक इरादों के बारे में अपने संदेह थे। इस बीच विवेक ने गुपचुप तरीके से परिवार के वकील से मुलाकात की, जिन्हें भी गाला में आमंत्रित किया गया था। क्या सब कुछ तैयार है? विवेक ने धीमी आवाज में पूछा। वकील ने सिर हिलाया। सभी दस्तावेज तैयार हैं, श्री लक्ष्मीनारायण। हम आपके विचार के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। विवेक ने एक लंबी सांस ली, उस फैसले के बोझ को महसूस करते हुए जो वह लेने वाला था। वह जानता था कि जो वह करने जा रहा था वह हमेशा के लिए उसके बेटे का जीवन बदल सकता था, लेकिन वह आश्वस्त था कि यह सही था। बहुत अच्छा, उसने अंततः कहा। कल हम योजना के अंतिम चरण को लागू करेंगे। उपस्थित लोगों में से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि नियति ने एक ऐसा आश्चर्य तैयार किया था जो घटनाओं के क्रम को एक ऐसे तरीके से बदल देगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। एक ऐसा खुलासा जो लक्ष्मीनारायण परिवार की नींव को हिला देगा और सभी शामिल लोगों के प्यार, वफादारी और मूल्यों को परीक्षा में डालेगा। धर्मार्थ गाला के अगले सुबह मौसम धूसर और बारिश वाला था, मानो मौसम लक्ष्मीनारायण महल में आने वाले भावनात्मक तूफान को प्रतिबिंबित कर रहा हो। विवेक जल्दी उठा, दृढ़ संकल्प और चिंता के मिश्रण के साथ। वह जानता था कि वह जो कदम उठाने वाला था वह उसके बेटे के जीवन का मार्ग बदल देगा, लेकिन वह आश्वस्त था कि यह आवश्यक था। जैसे ही वह अपने अध्ययन कक्ष में नाश्ता करते हुए अपने वकील द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा था, दरवाजे पर एक दस्तक ने उसे चौंका दिया। यह मारिया थी, हाउसकीपिंग प्रमुख, जिसके चेहरे पर तत्कालिकता का भाव था। श्री लक्ष्मीनारायण, क्षमा करें कि मैं आपको परेशान कर रही हूं, लेकिन कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए, मारिया ने कहा, अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए। उत्सुक होकर विवेक ने उसे बैठने के लिए आमंत्रित किया। मारिया, स्पष्ट रूप से घबराई हुई, बोलना शुरू की। कल रात गाला के दौरान मैंने मिस दिव्या और एक अजनबी आदमी के बीच एक बातचीत सुनी। वे बगीचे में थे। उन्हें लगा कि कोई उन्हें नहीं सुन रहा है। मारिया ने आगे बताया कि उसने क्या सुना था। दिव्या लक्ष्मीनारायण परिवार को धोखा देने की एक परिष्कृत योजना में शामिल थी। वह आदमी जिससे वह बात कर रही थी उसका असली प्रेमी था, एक पेशेवर धोखेबाज जो फैशन फोटोग्राफर होने का नाटक कर रहा था। उन्होंने महीनों पहले आदित्य के साथ संयोगवश मुलाकात की योजना बनाई थी, लक्ष्मीनारायण की संपत्ति तक पहुंचने के उद्देश्य से। विवेक ने भय और विडंबना से राहत के मिश्रण के साथ सुना। उसके संदेह सही थे, लेकिन सच्चाई उससे भी बदतर थी जितनी उसने कल्पना की थी। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं जो आपने सुना है, मारिया? विवेक ने पूछा, अभी भी जानकारी को संसाधित करते हुए। मारिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बिल्कुल, साहब। मैंने उन्हें यह भी कहते सुना कि एक बार जब उन्हें कंपनी के खातों तक पहुंच मिल जाएगी तो वे आपसे और आदित्य से कैसे छुटकारा पाने की योजना बना रहे हैं। विवेक अपनी कुर्सी से उठ गया, उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे जल्दी से कार्रवाई करने की जरूरत थी, लेकिन सावधानी से। वह दिव्या को संदेह नहीं होने दे सकता था कि उसकी योजना का पता चल गया है। मारिया, आपकी वफादारी के लिए धन्यवाद, विवेक ने कहा। मुझे आपकी मदद की जरूरत है जो मैं अब करने जा रहा हूं। इस बीच अपने आलीशान अपार्टमेंट में दिव्या एक और दिन के लिए तैयार हो रही थी जिसमें उसे आदर्श मंगेतर होने का नाटक करना था। पिछली रात एक आपदा थी उसके दृष्टिकोण से। विवेक का स्वयंसेवक के रूप में काम करने का प्रस्ताव उसके धर्मार्थ महिला के मुखौटे को उजागर करने की धमकी दे रहा था। जैसे ही वह मेकअप कर रही थी, उसका फोन बजा। यह मार्को था,
उसका असली प्रेमी और साथी। कैसा चल रहा है प्यारी? मार्को ने मीठी आवाज में पूछा। क्या बूढ़े लक्ष्मीनारायण के साथ कोई समस्या है? दिव्या ने निराशा से सांस छोड़ी। बूढ़ा हमने सोचा था उससे ज्यादा चालाक है। कल रात उसने एक धर्मार्थ गाला का आयोजन किया और मुझे एक असहज स्थिति में डाल दिया। मुझे स्वयंसेवी काम करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ा। क्या तुम यकीन कर सकते हो? मार्को ने एक ठहाका लगाया। अरे यार दिव्या, यह इतना बुरा नहीं है। तुम्हें बस थोड़ा और सहना है। जल्द ही हमारे पास पूरी लक्ष्मीनारायण संपत्ति तक पहुंच होगी और फिर हम गायब हो जाएंगे। मुझे पता है, दिव्या ने जवाब दिया, अपने होंठ को काटते हुए। लेकिन विवेक की नजर में कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान करता है। ऐसा लगता है जैसे वह कुछ शक कर रहा हो। परेशान मत हो, मार्को ने उसे आश्वस्त किया। तुमने अब तक एक परफेक्ट काम किया है। आदित्य तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में है। बस थोड़ा और टिके रहो। फोन रखने के बाद दिव्या ने आईने में अपनी सबसे अच्छी मुस्कान का अभ्यास किया। वह कोई गलती नहीं कर सकती थी जब वह अपने सभी सपनों को हासिल करने के इतने करीब थी। इस बीच लक्ष्मीनारायण महल में विवेक ने अपनी योजना को अमल में लाना शुरू कर दिया था। मारिया और अपनी निजी सुरक्षा टीम की मदद से उसने दिव्या और मार्को की अवैध गतिविधियों के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। उसने एक निजी जांचकर्ता को मार्को का पीछा करने और उसकी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए नियुक्त किया। आदित्य अपने चारों ओर हो रही सभी घटनाओं से अनजान खुशी के बादल पर था। उस सुबह उसने दिव्या को बिस्तर पर नाश्ते के साथ आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। वह अपनी मंगेतर के अपार्टमेंट में उसके पसंदीदा व्यंजनों से भरी एक ट्रे लेकर पहुंचा। सरप्राइज मेरी जान, उसने कमरे में प्रवेश करते हुए उत्साह से कहा। दिव्या चौंक कर जल्दी से अपना फोन तकिए के नीचे छिपा दिया। आदित्य प्यारे, यह कितना प्यारा इंतजाम है, उसने कहा जल्दी से अपनी सबसे अच्छी मुस्कान बनाते हुए। जैसे जैसे वे साथ में नाश्ता करते रहे, आदित्य दिव्या में कुछ तनाव महसूस किए बिना नहीं रह सका। क्या सब ठीक है प्यार? तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। दिव्या ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। ओह कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारे पिता द्वारा प्रस्तावित स्वयंसेवी काम को लेकर थोड़ी नर्वस हूं। तुम जानते हो मैं इस तरह के वातावरण की आदी नहीं हूं। आदित्य ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। चिंता मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कि तुमने यह करना स्वीकार किया। यह दिखाता है कि तुम कितनी उदार और करुणा में हो। आदित्य के शब्द दिव्या के अंतरात्मा में कांटे की तरह चुभे। एक क्षण के लिए उसने जो कर रही थी उसके लिए अपराध बोध महसूस किया, लेकिन उसने जल्दी से इन विचारों को दूर कर दिया। अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उस दोपहर विवेक ने अपने कार्यालय में एक तत्काल बैठक बुलाई। उपस्थित थे उसका वकील, सुरक्षा प्रमुख और मारिया। उसने उन्हें दिव्या और मार्को के बारे में इकट्ठा किए गए सबूत प्रस्तुत किए, जिसमें उनकी फोन वार्तालाप की रिकॉर्डिंग और संदिग्ध बैंक लेन देन के रिकॉर्ड शामिल थे। महानुभावों, विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, जो हम करने जा रहे हैं वह आसान नहीं होगा। मेरा बेटा दुखी होगा, लेकिन यह उसकी सुरक्षा और हमारे परिवार की विरासत की रक्षा के लिए आवश्यक है। वकील ने सिर हिलाया। सभी दस्तावेज तैयार हैं, श्री लक्ष्मीनारायण। हम आपके आदेश पर कार्रवाई कर सकते हैं। विवेक ने खिड़की से बाहर देखा, देखते हुए कि सूरज ढलने लगा था। कल, उसने अंततः कहा, कल हम इसे करेंगे। उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि नियति ने एक और आश्चर्य तैयार किया था। उसी रात जब दिव्या आदित्य के साथ डिनर के लिए तैयार हो रही थी, उसे एक अप्रत्याशित फोन कॉल आया। यह अतीत की एक आवाज थी, किसी की जिसे उसने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया था। दिव्या, मैं हूं कार्तिक, तुम्हारा भाई। दिव्या के चेहरे से रंग उड़ गया। उसका भाई, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था, उसके परिवार का एकमात्र सदस्य जो उसके वास्तविक अतीत को जानता था, वापस आ गया था। और उसके साथ वह सभी झूठों का महल जो उसने बनाया था, ढहने की धमकी दे रहा था। कार्तिक, दिव्या ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। क्या तुम चाहते हो? मुझे तुमसे मिलना है।
कार्तिक ने जवाब दिया। यह महत्वपूर्ण है। यह मां के बारे में है। दिव्या ने महसूस किया कि उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही थी। उसका अतीत और वर्तमान सबसे विनाशकारी तरीके से टकराने वाले थे। और इस सबके बीच था आदित्य, वह आदमी जो उसकी इच्छा के विरुद्ध उसमें वास्तविक भावनाएं जगाने लगा था। जैसे ही उसने फोन रखा, दिव्या ने एहसास किया कि वह एक चौराहे पर खड़ी थी। अगले 24 घंटों में उसके द्वारा लिए गए निर्णय न केवल उसके भविष्य को निर्धारित करेंगे, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों के भी। जो कोई भी शामिल व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता था, वह यह था कि अगले दिन की घटनाएं उनके जीवन को ऐसे तरीकों से बदल देंगी जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लंबे समय से छिपे रहस्य सामने आएंगे, वफादारियों की परीक्षा ली जाएगी और प्यार और परिवार के वास्तविक अर्थ पर सबसे दर्दनाक तरीके से सवाल उठाया जाएगा। शहर पर एक शांत सुबह की शुरुआत हुई, लेकिन लक्ष्मी नारायण महल में तनाव का माहौल था। विवेक ने जल्दी उठकर अपनी योजना के अंतिम विवरणों की समीक्षा की। वह जानता था कि आज के दिन के परिणाम दूरगामी होंगे। दूसरी ओर दिव्या अपने अपार्टमेंट में बेचैनी से चक्कर लगा रही थी। उसके भाई कार्तिक का अचानक संपर्क उसे परेशान कर रहा था। वह अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसी हुई महसूस कर रही थी, दोनों ही उसे नीचे खींच रहे थे। आदित्य इन सभी उथल-पुथल से अनजान, अपने पिता के कार्यालय में एक सुबह की बैठक के लिए तैयार हो रहा था। उसे लगा कि यह केवल व्यापार से संबंधित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जीवन कैसे बदलने वाला था। सुबह 10 बजे तीनों अलग अलग स्थानों से निकले, विवेक अपने कार्यालय से, दिव्या अपने अपार्टमेंट से और आदित्य अपने घर से। वे सभी एक ऐसे मुकाम की ओर बढ़ रहे थे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। लक्ष्मी नारायण महल के मुख्य कार्यालय में विवेक ने अपने वकील और सुरक्षा टीम के साथ अंतिम तैयारियां की। उसने एक गहरी सांस ली, जानते हुए कि जो वह करने जा रहा था वह उसके बेटे को गहरा आघात पहुंचा सकता था, लेकिन वह आश्वस्त था कि यह आवश्यक था। जैसे ही आदित्य कार्यालय में प्रवेश किया, उसने तुरंत तनाव को महसूस किया। पिताजी, क्या हो रहा है? उसने पूछा, चिंता से भरी आवाज में। विवेक ने अपने बेटे की आंखों में देखा, अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए। आदित्य, बैठो, हमें बात करनी है। दिव्या के बारे में। उसी समय दिव्या एक कैफे में अपने भाई कार्तिक से मिली। वर्षों के अलगाव के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर असहज थे। क्या हो रहा है, कार्तिक? दिव्या ने पूछा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। तुमने कहा था कि यह मां के बारे में है, कार्तिक ने गंभीरता से सिर हिलाया। दिव्या, मां बहुत बीमार हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें ज्यादा समय नहीं बचा है। वे तुम्हें देखना चाहती हैं। अंतिम बार यह खबर दिव्या के लिए एक जोरदार झटका थी। उसने अपने परिवार से संपर्क तोड़ दिया था, अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश में। लेकिन अब वह अतीत उसे वापस बुला रहा था। इस बीच लक्ष्मी नारायण महल में विवेक ने आदित्य को सारी सच्चाई बताई, दिव्या की धोखाधड़ी की योजना, मार्को के साथ उसका संबंध और उनका इरादा परिवार की संपत्ति हड़पने का। आदित्य सदमे में था। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने मना किया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। दिव्या मुझसे प्यार करती है। यह सब एक गलतफहमी होनी चाहिए। विवेक ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। मुझे डर है कि यह सच है, बेटा। हमारे पास सबूत हैं। जैसे जैसे विवेक सबूत दिखाता गया, आदित्य महसूस करने लगा कि उसकी दुनिया बिखर रही थी। उसने जिस महिला से प्यार किया था, वह एक झूठ थी। कैफे में दिव्या अपने भाई की बात सुन रही थी। उसके दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। उसकी मां की बीमारी, आदित्य के साथ उसका रिश्ता, लक्ष्मी नारायण परिवार को धोखा देने की उसकी योजना, सब कुछ एक साथ टकरा रहा था। अचानक उसका फोन बजा। यह मार्को था। दिव्या, हमें जल्दी करनी होगी, उसने कहा। उसकी आवाज में एक तत्काल भाव था। मुझे लगता है कि बूढ़ा लक्ष्मी नारायण हमारी योजना के बारे में जान गया है। दिव्या का दिल धड़कने लगा। उसने कार्तिक को एक क्षमा प्रार्थी नजर डाली और फोन पर वापस ध्यान दिया। क्या तुम निश्चित हो, मार्को? हाँ, मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि उन्होंने हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। हमें अभी भागना होगा,
दिव्या एक क्षण के लिए चुप रही, उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। फिर एक निर्णय लेते हुए उसने कहा, नहीं मार्को, मैं नहीं भाग रही। क्या तुम पागल हो गई हो? मार्को चिल्लाया। शायद, दिव्या ने जवाब दिया, एक नई दृढ़ता के साथ। लेकिन मैंने बहुत कुछ गलत किया है। अब समय आ गया है कि मैं अपनी गलतियों का सामना करूं। उसने फोन काट दिया और अपने भाई की ओर मुड़ी। कार्तिक, मुझे मां से मिलना है। लेकिन पहले मुझे कुछ करना है। लक्ष्मीनारायण महल में आदित्य अभी भी सदमे में था। विवेक ने अपने बेटे को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि कोई भी शब्द इस दर्द को कम नहीं कर सकता। अचानक दरवाजा खुला और दिव्या अंदर आई। उसके पीछे कार्तिक था। कमरे में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। विवेक खड़ा हो गया, उसका चेहरा कठोर था। आदित्य ने दिव्या को देखा, उसकी आंखों में दर्द और विश्वासघात का भाव था। दिव्या ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मुझे पता है कि मैं क्या करने आई थी, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। और मुझे पता है कि मैंने जो किया है उसके लिए माफी मांगना पर्याप्त नहीं है। लेकिन मैं यहां सच बताने आई हूं। सब कुछ। अगले घंटे में दिव्या ने अपनी पूरी कहानी बताई, अपने गरीब परिवार के बारे में, धन और सुरक्षा की अपनी निराश खोज के बारे में, और कैसे उसने और मार्को ने लक्ष्मीनारायण परिवार को निशाना बनाया। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह धीरे धीरे आदित्य से वास्तव में प्यार करने लगी थी, लेकिन अपनी योजना को छोड़ने का साहस नहीं जुटा पाई थी। जैसे जैसे वह बोलती गई, कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर भावनाओं का एक तूफान दिखाई दिया। आश्चर्य, क्रोध, निराशा और यहां तक कि करुणा भी। अपनी कहानी समाप्त करने के बाद दिव्या ने आदित्य की ओर मुड़कर कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है और मैं इसके लिए हमेशा पछताऊंगी। मैं केवल यह कह सकती हूं कि मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए वास्तविक बन गई थीं, भले ही वे झूठ पर आधारित थीं। फिर वह विवेक की ओर मुड़ी। श्री लक्ष्मीनारायण, मैं जानती हूं कि आप मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप मुझे कानून के सामने पेश होने दें। मैं अपने कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं। कमरे में एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर आश्चर्यजनक रूप से कार्तिक आगे बढ़ा। मुझे लगता है कि आपको यह भी जानना चाहिए, उसने कहा, विवेक की ओर देखते हुए। हमारी मां, वह आपकी पुरानी नौकरानी श्रीमती शर्मा है। विवेक का चेहरा पीला पड़ गया। एलेना, उसने फुसफुसाया, एक नाम जो उसने वर्षों से नहीं लिया था। कार्तिक ने सिर हिलाया। हां, और वह बहुत बीमार है। वह आपसे मिलना चाहती है, एक आखिरी बार। यह खुलासा कमरे में एक बम की तरह फटा। विवेक ने अपनी कुर्सी पर गिरते हुए महसूस किया कि उसका अतीत और वर्तमान एक साथ टकरा रहे थे। आदित्य, अभी भी सदमे में, एक कदम पीछे हट गया। पिताजी, उसने पूछा, उसकी आवाज में भ्रम और अविश्वास था। विवेक ने अपने बेटे की ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द और पछतावा था। मुझे माफ कर दो, आदित्य, उसने कहा। मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ स्वीकार करना है। और इस तरह एक ऐसे दिन की शुरुआत हुई जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। 5 लोग, उनके जीवन अप्रत्याशित रूप से जुड़े हुए, अब सच्चाई, क्षमा और संभावित मेलमिलाप के एक कठिन मार्ग पर थे। जैसे जैसे वे अस्पताल की ओर निकले, जहां एलेना शर्मा उनका इंतजार कर रही थी, वे जानते थे कि उनके जीवन फिर कभी वैसे नहीं होंगे। अस्पताल की गलियों में चलते हुए विवेक अपने अतीत के बारे में सोच रहा था। एलेना शर्मा, एक नाम जिसे उसने अपने दिल के एक कोने में दफन कर दिया था। वह एक युवा उद्यमी था जब उनकी मुलाकात हुई थी, और एलेना उसके परिवार के घर में एक नौकरानी थी। उनका प्यार गहरा था, लेकिन समाज और परिवार के दबाव ने उन्हें अलग कर दिया। विवेक ने कभी नहीं जाना कि एलेना गर्भवती थी जब वह चली गई। आदित्य अभी भी अपने पिता के खुलासे से स्तब्ध, चुपचाप चल रहा था। उसके दिमाग में विचारों का तूफान था। क्या उसका सारा जीवन एक झूठ था? क्या दिव्या वास्तव में उसकी बहन थी? दिव्या और कार्तिक एक दूसरे के करीब चल रहे थे, दोनों ही इस अजीब स्थिति से असहज थे। दिव्या ने अपने भाई की ओर देखा, आश्चर्य करते हुए कि कैसे उनके जीवन इतने अलग हो गए। जब वे एलेना के कमरे के बाहर पहुंचे, सभी रुक गए।
विवेक ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। कमरे में एलेना शर्मा बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी। जब उसने विवेक को देखा, उसके चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आई। विवेक, उसने फुसफुसाया। तुम आए। विवेक बिस्तर के पास गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। एलेना, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था। एलेना ने अपना हाथ उठाया और विवेक के गाल को छुआ। कोई माफी नहीं, विवेक। हमने दोनों ने गलतियां की हैं। फिर उसकी नजर दिव्या पर पड़ी। मेरी बेटी, उसने कहा। उसकी आवाज प्यार और पछतावे से भरी थी। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। दिव्या आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे। मां, उसने कहा, उस शब्द को पहली बार इतने प्यार से कहते हुए। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। एलेना ने अपना हाथ बढ़ाया और दिव्या ने उसे पकड़ लिया। फिर एलेना ने आदित्य की ओर देखा, जो अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था। और तुम, उसने कहा, मेरा बेटा, भले ही तुम यह नहीं जानते थे। आदित्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण था। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं, उसने स्वीकार किया। एलेना ने मुस्कुराया। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बस यहां होना काफी है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हर कोई इस असाधारण स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर एलेना ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन दृढ़ थी। मैं जानती हूं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, उसने कहा। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम सब जानो कि मैंने हमेशा तुम सभी से प्यार किया है। विवेक, तुम मेरा पहला प्यार थे और मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं। दिव्या, कार्तिक, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो। और आदित्य, भले ही हमने एक साथ समय नहीं बिताया, लेकिन मैं हमेशा तुम पर गर्व महसूस करती थी। उसने अपनी आंखें बंद की, थकान से। मैं चाहती हूं कि तुम सब एक दूसरे को माफ कर दो। अतीत को पीछे छोड़ दो और एक परिवार के रूप में एक साथ आगे बढ़ो। विवेक ने एलेना का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। हम करेंगे, एलेना। मैं वादा करता हूं। दिव्या ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में माफी का भाव था। मैं जानती हूं कि मैंने बहुत कुछ गलत किया है, उसने कहा। लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगी। आदित्य ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। यह आसान नहीं होगा, उसने कहा। लेकिन हम कोशिश करेंगे। कार्तिक, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा। हम सब साथ मिलकर इससे निकलेंगे, उसने कहा। एक परिवार के रूप में जैसे जैसे दिन ढलता गया, वे एलेना के साथ रहे, पुरानी यादें साझा करते हुए और नए संबंधों की नींव रखते हुए। रात के अंधेरे में एलेना ने अपनी आखिरी सांस ली, अपने प्रियजनों से घिरी हुई, जानते हुए कि उसने अंततः सच्चाई का सामना किया था और अपने बच्चों को एक साथ ला दिया था। अगले कुछ हफ्तों में लक्ष्मीनारायण परिवार ने बहुत कुछ बदला। विवेक ने अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण बदलाव किए, अधिक नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार व्यवसाय प्रथाओं को अपनाते हुए। उसने एलेना के नाम पर एक धर्मार्थ संस्था की स्थापना की, जो गरीब परिवारों की मदद करने के लिए समर्पित थी। दिव्या ने अपने अतीत के कार्यों के लिए जिम्मेदारी ली। उसने अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने कार्यों के परिणाम स्वीकार किए। हालांकि उसे कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा, लेकिन उसने इस समय का उपयोग आत्मचिंतन और सुधार के लिए किया। आदित्य ने अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित किया। उसने अपने पिता के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, कंपनी को एक नई, अधिक सामाजिक रूप से जागरूक दिशा में ले जाते हुए। उसने धीरे धीरे दिव्या को एक बहन के रूप में स्वीकार करना सीखा, हालांकि विश्वास बहाल करने में समय लगा। कार्तिक ने अपनी बहन और नए मिले परिवार के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। उसने लक्ष्मीनारायण धर्मार्थ संस्था में काम करना शुरू किया, अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाते हुए। 1 साल बाद वे सभी एलेना की कब्र पर एकत्र हुए। विवेक ने एक फूल रखा और कहा, हमने एक लंबा रास्ता तय किया है, एलेना। मुझे आशा है कि तुम हम पर गर्व महसूस करोगी। दिव्या, जो अब जेल से बाहर थी और अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रही थी, ने अपनी मां की कब्र को छुआ। धन्यवाद, मां, उसने फुसफुसाया। तुमने हमें एक दूसरा मौका दिया। आदित्य और कार्तिक ने एक दूसरे की ओर देखा,
एक नई समझ के साथ। हम एक परिवार हैं, आदित्य ने कहा। अजीब और टूटा हुआ, लेकिन फिर भी एक परिवार। जैसे जैसे वे कब्रिस्तान से चले गए, उन्होंने महसूस किया कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके पास अभी भी